हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है, आप सबका खुशामद है फिर से इस चैनल पे मेरे यूट्यूब के। आपने ये वीडियो इसलिए खोली है क्योंकि आपको कुछ जानकारी चाहिए, आपको सीखना है RH फैक्टर क्या होता है, या RH इनकम्पेटिबिलिटी का इशू कब उत्पन्न होता है, या फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है एग्जैक्टली। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नीट के बच्चों के लिए जो इस बार नीट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो साइंस को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी को और अच्छे तरीके से अपने जहन में उतारना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत कुछ सीख सकते हैं, नया सीख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी ABO ब्लड ग्रुपिंग की। मैंने बोला था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है जो सबसे प्राइमरीली मैच किया जाता है किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। हमने कल सीखा था, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। ब्लड ग्रुप का इजाद, ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंस ही यही है कि भाई ब्लड का रिजेक्शन ना हो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लड ग्रुपिंग है, जिसका नाम क्या है, RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुपिंग। अब देखिए, आपको ये अंदाज़ा होगा कि भाई कोई भी चीज़, कोई भी ब्लड ग्रुप या कुछ भी आपकी बॉडी में जीन से रेगुलेट होता है, वो जीन किसी क्रोमोसोम पे होती है। जैसे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। RH ब्लड ग्रुपिंग में भी जो दो तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं यहाँ पे, तो RH ब्लड ग्रुपिंग वाले में एक RH पॉजिटिव, एक RH निगेटिव। अब RH पॉजिटिव कहने से क्या मुराद, RH निगेटिव कहने से क्या मुराद, ये मैं आपको समझाऊंगा। RH वर्ड आया है रीसस से। रीसस आया है मकाका, रीसस मंकी, क्योंकि ये ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले मंकीज में देखी गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम RH फैक्टर / एंटीजन is most important to match during blood transfusion. An individual with a gene that codes for anti-D is said to be RH positive and vice versa. अब देखिए साहब, हमारी बॉडी में एक जीन होती है जो कोड करती है किसके लिए, एक एंटीजन के लिए, जिसका नाम क्या है, एंटीजन D। जिसकी बॉडी में ये जीन प्रॉपरली कोड कर जाती है, उसके RBC के सरफेस पे ये एंटीजन D प्रेजेंट होगा और वो बंदा या बंदी, वो पर्सन RH पॉजिटिव होगा। मतलब RH फैक्टर उसके RBCs पे देखा जाएगा। और जिसकी बॉडी में वो जीन किसी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है या रिसेसिव फॉर्म में है, तो वो पर्सन RH निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि उस पर्सन के RBC के सरफेस पे RH का एंटीजन या एंटीजन D प्रेजेंट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, RH पॉजिटिव कौन हुआ, जिसके RBC के सरफेस पे ये एंटीजन D प्रेजेंट है, वो RH पॉजिटिव हुआ। जिसके RBC के सरफेस पे ये एंटीजन D प्रेजेंट नहीं है, वो RH निगेटिव हुआ। ये बात आपको क्लियर हो गई? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत रेयरली पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि दुनिया में ज़्यादातर लोग RH पॉजिटिव होते हैं। RH पॉजिटिव कहने से मुराद कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों के RBC के सरफेस पे एंटीजन D देखा जाता है। करीब 80 to 85% कहा जाता है कि RH पॉजिटिव ही लोग ज़्यादातर दुनिया में पाए जाते हैं, RH निगेटिव कम होते हैं। RH निगेटिव जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है और RH पॉजिटिव जो है एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट ज्यादा पाया जाता है, रिसेसिव ट्रेट कम पाया जाता है। अब RH पॉजिटिव RH निगेटिव का जब मैं कह रहा हूं आपको, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। तो ये ABO क्या है, ये ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का पार्ट है। और ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, ये RH एंटीजन को दर्शाता है। अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, उसके कहने का मतलब कि वो उसके RBC के सरफेस पे A एंटीजन प्रेजेंट है, किसका, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वाले का, और उसके RBC के सरफेस पे एंटीजन D भी प्रेजेंट है, तभी वो A पॉजिटिव बना। कोई बोलता है कि मैं O निगेटिव हूं, इसका मतलब है क्या, कि उसके RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ABO ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ा था, या आप जानते होंगे कि O के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और O निगेटिव अगर बोलता है तो भाई एंटीजन D भी प्रेजेंट नहीं है। अगर O पॉजिटिव बोलता है तो उसके RBC के सरफेस पे
एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वाला जो है उसका कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन एंटीजन डी प्रेजेंट होगा, तभी वो ओ पॉजिटिव बना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द जीन दैट कोड्स फॉर आरएच फैक्टर इज डोमिनेंट, याद रखिएगा ये, ओवर द जीन दैट डज नॉट कोड्स फॉर इट। मतलब कि दुनिया में ज्यादातर लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं और वो जीन जो कोड करती है आरएच फैक्टर को वो डोमिनेंट है किसके ओवर, जो उसको कोड नहीं कर पाती। इसका कहने का मतलब क्या कि भाई एक कॉपी तो मां से आती है, एक कॉपी बाप से आती है, चाहे वो क्रोमोसोम की बात कर ली जाए, चाहे वो जीन की बात कर ली जाए। भाई हमारे पास हर क्रोमोसोम की भी एक कॉपी प्रेजेंट है, जीन्स की भी एक कॉपी प्रेजेंट है, कॉपी मतलब एक पेयर प्रेजेंट है। तो अगर दोनों तरफ से भी एक पोर्शन, एक जीन ने भी अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर दिया तो वो इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, आरएच नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है किसके ओवर, इसके ओवर। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, एक हेट्रोजाइगस मेल है और एक हेट्रोजाइगस फीमेल है। हेट्रोजाइगस कहने का मतलब कि वो उसके उसका जो जीन है उसकी एक कॉपी तो अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाती है, लेकिन एक कॉपी अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी ये क्या होगा, ये इंडिविजुअल क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक कॉपी तो एक्सप्रेस कर पा रही है ना अपने आप को। दूसरी तरफ एक हेट्रोजाइगस फीमेल है, उसके साथ भी यही सेम केस है, एक कॉपी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, एक कॉपी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, लेकिन ये भी आरएच पॉजिटिव ही होंगी। अब ये दोनों अगर मेट करते हैं और इनका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो इनके ऑफस्प्रिंग की जो ब्लड ग्रुप होगा, जो अगर हम लोग आरएच ब्लड ग्रुप की स्पेसिफिकली बात करें तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। आर हो सकता है, ये तो होमोजाइगस दिख रहा है आपको, ये तो पक्का आरएच पॉजिटिव होगा। आर और आर हो सकता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहां पे देखिए ये हेट्रोजाइगस तो है, लेकिन ये भी आरएच पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये तो डोमिनेंट है। यहां पे देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर, ये भी आरएच पॉजिटिव होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर इनका जो एक स्मॉल आर है और इनका एक स्मॉल आर है, दोनों उस इंडिविजुअल में देखा जाता है, तो वो आरएच नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ज्यादातर पॉसिबिलिटी दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स अगर मेट करते हैं, आरएच फैक्टर के सिग्निफिकेंस के हिसाब से मैं हेट्रोजाइगस बोल रहा हूं, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई आरएच पॉजिटिव उसका ऑफस्प्रिंग होगा, उनका ऑफस्प्रिंग होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना भाई कि उनका ऑफस्प्रिंग आरएच नेगेटिव भी हो सकता है। ये सेम आपको, अगर आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। फिनोटिपिक रेशियो F1 जनरेशन का जब पहले मेंडल ने क्रॉस कराया था 3:1 वाला, एग्जैक्टली वही चीज आ रही, ठीक है। हाँ, अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करोगे तो 1:2:1 हो जाएगा, ये तो आप समझते ही होगे। अब देखिए अगर दो होमोजाइगस इंडिविजुअल हैं, या एक ऐसा मेल ले लीजिए जो होमोजाइगस है, किसके लिए, कैपिटल आर के लिए, डोमिनेंट होमोजाइगस, और ये रिसेसिव होमोजाइगस, ये फीमेल रिसेसिव होमोजाइगस और ये मेल डोमिनेंट होमोजाइगस, या उल्टा कर लीजिए, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है मेल स्लैश फीमेल या फीमेल स्लैश मेल, या उल्टा इसी को सिनेरियो कर लीजिए कि ये होमोजाइगस रिसेसिव मेल है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट फीमेल है। ऐसे केस में इनके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे में आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका मतलब कि सबके पास क्या होगा, ये कैपिटल आर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये सारे आरएच पॉजिटिव होंगे। मतलब आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल के पैदा होने का चांस कब होता है, जब दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स मेट करते हैं, जब दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स मेट करते हैं। अगर एक भी होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, अगर एक भी या फादर में से या मदर में से होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, किसके लिए, आरएच फैक्टर की जीन जो है उसके लिए, तब वो उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सब आरएच पॉजिटिव ही होंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आरएच पॉजिटिव कब पैदा होता है और आरएच नेगेटिव कब पैदा होता है। आरएच नेगेटिव के पैदा होने का क्या एक टर्म है कि भाई दोनों इंडिविजुअल मेल और फीमेल हेट्रोजाइगस होने चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अब तक कि आरएच
फैक्टर जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है, ऑफस्प्रिंग्स में किस तरीके से पता चलता है कि कौन सा बच्चा RH पॉजिटिव होगा, कौन सा बच्चा RH निगेटिव होगा। अब ये बात तो आपको मैंने बता दी कि दो ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैच करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त, एक तो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और एक RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, RH के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी इस बात पर रोशनी डालेंगे कि कौन सा पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, A पॉजिटिव किसको दे सकता है, B पॉजिटिव किसको दे सकता है, O नेगेटिव किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ये सारी बातें अब थोड़ी सी हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने RH के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, ऑल द पॉजिटिव्स RH can have blood from RH negatives but no negative can have blood of a पॉजिटिव RH टाइप। अब देखिए ये डेफिनेशन पे हम लोग नहीं जाते, हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि A पॉजिटिव वाला क्या ब्लड ले सकता है A नेगेटिव वाले से। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, A पॉजिटिव वाला क्या ब्लड ले सकता है A नेगेटिव वाले से। जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वक्त आएगा, मैच होगा, जैसे ही ब्लड ग्रुपिंग उनका ABO ब्लड ग्रुप तो मैच कर गया, A बिल्कुल ले सकता है। लेकिन RH वाला मैच किया गया, A पॉजिटिव है रेसिपिएंट का और डोनर का A नेगेटिव है, ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि A नेगेटिव वाले के RBC के सरफेस पे RH का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही वो घुसेगा A पॉजिटिव वाले की बॉडी में, तो जब कोई उसके सरफेस पे RH का एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो अटैक तो हो ही नहीं सकता, उस रेसिपिएंट की बॉडी उसको पहचान ही नहीं सकती। लेकिन अब इसी केस सिनेरियो को उल्टा कर देते हैं, रेसिपिएंट A नेगेटिव वाला है और डोनर A पॉजिटिव वाला है। ABO में AA तो मैच कर गया, लेकिन वो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि उसके RBC के सरफेस पे एंटीजन D प्रेजेंट है और इसके सरफेस पे एंटीजन D प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, जैसे ही ब्लड आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स तुरंत देखा जाएगा उसकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा, उसको लगेगा कि कुछ घुसपैठ हुई है, कुछ ऐसा हमारी बॉडी में घुसा है जो हमारी बॉडी का खुद का नहीं है, पर्सनल नहीं है, बाहर का है, बाहर के सब्सटेंसेस घुसे हैं, तो उसकी बॉडी उस पर अटैक करना फिर से शुरू कर देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी RH पॉजिटिव वाले हैं वो निगेटिव वाले से तो ब्लड ले सकते हैं, लेकिन जो निगेटिव वाले हैं वो RH पॉजिटिव वालों से ब्लड लेने में उनको बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि उनकी बॉडी रिजेक्शन दिखाना शुरू कर देती है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों निगेटिव वाला रिजेक्शन दिखा रहा है और क्यों पॉजिटिव वाला रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है। अब क्या लिखा हुआ है, दैट्स वाई O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर एंड AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कल मैंने क्या बोला था आपको, या पिछली लेक्चर में मैंने क्या बोला था आपको कि O इज द यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन हम अब एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि O नेगेटिव वाला O पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन O पॉजिटिव वाला O नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता साहब? क्योंकि O तो मैच हो गया, लेकिन उसके O पॉजिटिव वाले के RBC के सरफेस पे एंटीजन D प्रेजेंट है और इस वाले के जो रिसीव करना चाह रहा है उसके RBC के सरफेस पे एंटीजन D प्रेजेंट नहीं है। तो उसकी बॉडी पहचान जाएगी कि भाई बाहर से कुछ आ रहा है और अटैक हो सकता है, लेकिन O नेगेटिव वाला किसी में भी घुस जाएगा। ये असल मिस्टर इंडिया है। कल मैंने बोला था ना कि O ब्लड ग्रुप मिस्टर इंडिया होता है, लेकिन O नेगेटिव अगर ABO और RH दोनों को, जो दो ब्लड ग्रुप जो स्पेशली मैच किए जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, तो अगर असली वाला मिस्टर इंडिया अगर आप बात करते हो, एकदम प्रॉपर परफेक्ट रॉ नहीं, एकदम समझ लीजिए कि प्रॉपर क्या कहते हैं, पैक्ड कहा जाता है जिसको, फाइनल मिस्टर इंडिया की बात अगर की जाए तो वो O नेगेटिव है। और वैसे ही सेम AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का इशू, या फिर राइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस क्या होता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चलिए सर, अब जो सबसे ज़रूरी टॉपिक जो जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं नीट में, या फिर जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक है जो लोग भूल जाते हैं, या फिर पता नहीं, अब मैं
क्या बोलूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। मैंने भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है तो उनको ये समझ में नहीं आता था। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का इशू, कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी से जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या फैटेलिटी हो सकती है, क्या मुश्किलात आ सकती हैं RH के इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है एक बेबी के साथ। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, मदर के साइड पे लिखा हुआ है RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। बेबी के साइड पे भी लिखा है RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव। देखिए अगर मदर RH पॉजिटिव है, मतलब कि मदर अगर कोई भी RH पॉजिटिव कहने का मतलब है कि वो A पॉजिटिव हो सकती है, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, इस तरीके की पॉजिटिव है, बेबी भी पॉजिटिव है, तो उसको किसी भी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे उसका पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, तीसरा बच्चा हो। दूसरा केस, अगर मदर RH नेगेटिव है और बच्चा भी RH नेगेटिव है, तो भाई ना तुमको पता ना उसको खबर वाला केस हो गया। ये इन दोनों के सरफेस पे कोई एंटीजन तो प्रेजेंट है नहीं, तो दोनों की एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकते। तो इस केस में भी कोई प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होगी, किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान। तीसरा केस देख लीजिए, एक RH पॉजिटिव है, मम्मा RH पॉजिटिव है, बेबी क्या है RH नेगेटिव है। तो भाई यहाँ ये RH नेगेटिव है, ये RH पॉजिटिव है, तो एंटीबॉडीज RH नेगेटिव के खिलाफ बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो अदृश्य है ना भाई। इसके RBC के सरफेस में कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओगे? तो ये भी आराम से निकल जाएगा। और कभी भी कोई अगर बार बार RH नेगेटिव होते, जितने भी बच्चे RH नेगेटिव है और माँ RH पॉजिटिव है, तभी भी कोई भी प्रेगनेंसी में आगे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये मसला है यहाँ पे। सबसे बड़ा फैक्टर जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं वो यही आए हैं कि कब ऐसा होता है जब जो दूसरी प्रेगनेंसी है उसका जो बच्चा है, उसका जो एम्ब्रियो है, उसका जो चाइल्ड है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कौन से ऐसी केस में? केस ध्यान से याद रखिएगा, सुन लीजिएगा केस, जब माँ RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव हो। जब माँ RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव हो। देखिए पहले प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेबी और मदर के बीच में एक प्यारी सी दीवार होती है, एक प्यारी सी लेयर होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लेसेंटा का। अब प्लेसेंटा अपने आप में एक दुनिया है, वो हम लोग पढ़ेंगे कभी रिप्रोडक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तब उस टॉपिक पे कि प्लेसेंटा क्या होता है। अब बस आप ये समझ लीजिए कि एक लेयर है, एक ब्रिज है माँ और बच्चे के बीच का, जिसके थ्रू बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस हैं, जो मिनरल, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो मतलब बहुत सारी रेड ब्लड सेल्स तो नहीं, मतलब ऑक्सीजन है, उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं बेबी के, उसकी जो नीड्स है एक तरीके से वो पूरा करता है कौन? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच का एक तरीके का कनेक्शन होता है, एक गठजोड़ होता है। प्लेसेंटा बचाता है बहुत सारी चीज़ों से बच्चे को, जो माँ के अंदर हार्मफुल है उससे बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है। तो देखिए RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, अभी तक मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हुआ है, माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही पार्ट्यूरेशन का टाइम आता है, पार्ट्यूरेशन का टाइम मतलब कि जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला होता है, उस वक्त जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है या फिर जब बच्चा पार्ट्यूरेट हो रहा होता है, उस टाइम पे थोड़ी बहुत मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी होती है माँ और बच्चे के ब्लड की। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है मिक्सिंग में, इस वाले केस में, कि जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड मिक्स होता है माँ की स्ट्रीम में, वो जैसे ही दौड़ता है, RH नेगेटिव ब्लड, जो माँ RH नेगेटिव है, वो तुरंत उसकी बॉडी पगला जाती है कि अरे ये तो 9 महीने से हमारे पेट में था, हम इसे पहचान नहीं पाए, हमने इसको छोड़ कैसे दिया? छोड़ कैसे दिया का मतलब कि ये तो बाहर का था, इसको, ये तो हमारी बॉडी का था ही नहीं। कोई बात नहीं, अब हम लोग तैयार रहेंगे, अब हम तैयार रहेंगे का मतलब कहने का क्या कि अब उस माँ की बॉडी में इस RH पॉजिटिव के खिलाफ दबा करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस रहेंगी, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनी हुई रहेंगी। अब जब फिर से वो मेट करेगी और फिर से उसकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी और फिर से अगर बच्चा RH पॉजिटिव है, तो साहब यहां पे दिक्कत आ जाती है। अब आपने सुना होगा कि एक बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, मेजरली IgG, IgA, IgM, IgD, IgE पढ़ेंगे हम लोग इम्यूनोलॉजी में ये सारी चीजें। हमें ये भी पता है कि IgD प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर जाती है जो एंटीबॉडी है। वैसे ही जो RH एंटीबॉडी बनी, वो RH एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकती है साहब, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकती है तो वो बच्चे के ब्लड में मिक्स हो सकता है जाकर के, और जैसे ही बच्चे के ब्लड में मिक्स होता है, वो सारी एंटीबॉडीज बच्चे के ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, उसके रेड ब्लड सेल्स को मारना शुरू।
अब जैसे ही रेड ब्लड सेल्स उसके खत्म होना शुरू होंगे, उसको जॉन्डिस की सिचुएशन आ जाएगी, उसको अनीमिया की सिचुएशन आ जाएगी, और ये अटैक रेड ब्लड सेल्स पे, बेबी के रेड ब्लड सेल्स पे अटैक जो है, उसी को एक टर्म दिया गया जिसका नाम है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इराइथ्रो मतलब इराइथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट इन द सेंस की फट जाना, फीटैलिस मतलब बच्चे के आरबीसी का एक तरीके से क्लम्प हो जाना, फट जाना। किसके वजह से? ये आरएच निगेटिव मां ने जो एंटीबॉडीज बना ली थी पहले चाइल्ड के वजह से, वो अब प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर चुकी हैं और उस बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को खत्म कर दिया। उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है सीरियस कंडीशन में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मां नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके आगे वाली सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ तो प्लेसेंटल बैरियर ये एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाएंगी और उस बच्चे के आरबीसीज को खत्म कर सकती हैं। अब इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो भाई हम लोग ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप पता करते हैं कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। देखिए पीछे मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था ना कि उस तरीके से निकाला जा सकता है, पॉसिबिलिटीज निकाली जा सकती हैं और पता हो सकता है। अब मेडिकल फ्रेटर्निटी इतनी आगे जा चुकी है कि पता चल सकता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, क्या होगा, और माँ का ब्लड ग्रुप अभी आरएच नेगेटिव है तो क्या करना है। अब उस वक्त क्या किया जाता है कि अगर ये वाला केस सिनेरियो पैदा हुआ तो तुरंत एंटी आरएच एंटीबॉडीज, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एंटी आरएच एंटीबॉडीज जैसे ही पहला बच्चा पार्ट्यूरेट होगा उसी वक्त तुरंत मां को एक इंजेक्शन दिया जाता है, किसका? एंटी आरएच एंटीबॉडीज का, ताकि जो आरएच एंटीबॉडीज बन रही थी वो तुरंत हम उसकी मां की बॉडी से खत्म हो जाए। तो अगर दूसरा बच्चा भी फिर आरएच पॉजिटिव होगा तब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। You should appreciate science, you should appreciate medical fraternity, you should appreciate scientists, biologists। देखिए उन्होंने किस तरीके से इस केस सिनेरियो को पलट करके रख दिया। तो मैं आशा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा आरएच फैक्टर और आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो अब मैं आपसे अलविदा लूँगा, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, और अगर ना पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और डिसलाइक करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मुझे हिदायत दें, मुझे आप सुझाव दें कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली।